गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे जो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरे तरफ उसकी राजधानी, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये हो जाएगा। देखिए पल्लव वंश जो राजवंश था, इसकी राजधानी जो यहाँ पे राजगृह दिया गया है ये सही नहीं है। पल्लव वंश की राजधानी राजगृह नहीं बल्कि कांचीपुरम थी। ठीक है, क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है, मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति की रचना सबसे पहले 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जो है की गई थी। मनु स्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो इसमें भाग लिया था राष्ट्रकूट ने। ठीक है, कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के मध्य जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराज एवं धर्मपाल को हराया, और इस प्रकार राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बना जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया एवं दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। सही है इसका आंसर जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने अपनी उदार जन कल्याणी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, और जैनुल आबदीन ने जजिया कर हटा दिया एवं गोहत्या निषिद्ध कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। सही हो जाएगा सूर्यसेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन 1930 ईस्वी में चटगांव में सूर्यसेन द्वारा किया गया था, और सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चटगांव शास्त्रागार पर धावा बोला गया था। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। सही आंसर इसका अप्रैल 1915 ईस्वी हो जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। राइट आंसर प्राथमिक शिक्षा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यक्रम में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना था। तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है। सही आंसर इस क्वेश्चन का असहयोग आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त कथन का संबंध असहयोग आंदोलन से है। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं।
तो वह हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के अवशेष जम्मू में झेलम घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। सही हो जाएगा, टोटल 7 सरकारों में विभाजित था ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उपरोक्त सभी पत्रिकाएं या समाचार पत्र जो है क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करती थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख, दूसरे तरफ जो है उससे रिलेटेड शासक दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये सही सुमेलित नहीं है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से था। ठीक है। किससे था तो यशोवर्मन से था, यशोवर्मन याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। दिया है कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। सही आंसर इसका 1971 ईस्वी हो जाएगा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं B.M. कॉल। ठीक है। B.M. कॉल के द्वारा जो है अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है बिहार राज्य से। ठीक है। किससे है, बिहार राज्य से है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना को टोटल 7 कमांड में विभाजित किया गया है। और फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसे 2016 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद कोष अनुपात यानी कि CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे देख लीजिए सत्य कथन हो जाएगा। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर जो 19 दिया गया है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्रति प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है। सही हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं। रिजर्व माफ़ कीजिएगा, उधार एवं अन्य देयताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। तो टोटल 8% हो जाएगा। ठीक है। देखिए, देश में लौह अयस्क, कोयला एवं प्राकृतिक गैस के भारी भंडार है और भारत में संपूर्ण विश्व का लगभग 8% लौह अयस्क का भंडार है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। तो वह राज्य हो जाएगा राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान विश्व में चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, नागपुर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है मलेशिया से। देखिए, मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर ओरंगुटान कूटनीति शुरू की थी और इसमें मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करने वाले देशों को ओरंगुटान उपहार में देने का प्रस्ताव था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस जो है ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू हुआ और महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने यूपीएस को लागू करने की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए नेटो। देखिए नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो की स्थापना फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में हुई थी और 2024 ईस्वी में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ जो है इसका 2024 ईस्वी में मनाया गया था और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश जो है वह है 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने? तो बने हैं कीर स्टारमर। 2024 में हुए चुनाव में लेबर पार्टी को कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 411 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की थी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आयोजन 3 से, ठीक है, 3 से 16 जुलाई तक मेघालय में किया गया था और इसमें थल सेना भाग लेती है। भारत और मंगोलिया के बीच यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। देखिए गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथाम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य विकसित और समृद्ध लद्दाख का निर्माण कर लद्दाख के लोगों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जिससे पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने 2030 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर इसका जापान हो जाएगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आईची में किया जाएगा, ठीक है। जापान के आईची में जो है इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो वह राज्य हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में शिक्षा को आधुनिक बनाने की कोशिश में एआई को स्कूली क्यूरिकुलम में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिला में स्थित है?
तो ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। याद रखना है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक रामसर स्थल है और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल अपने तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, 8 जून। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष सिंगल का खिताब जीता गया। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? सही आंसर इसका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के लिए 2 दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन 16 जून 2024 को समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 में है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत जो है इसमें 116वां स्थान हासिल किया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है और भारत का स्थान 163 देशों में 116वां था। ठीक है, 163 देशों में 116वां स्थान भारत का था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला था, ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? क्वांटम विज्ञान का वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उद्देश्य क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया? सही है, पंजाब पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। पंजाब पुलिस द्वारा सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से सीमावर्ती गांव में नशे के खिलाफ मिशन निश्चय शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया है सिद्धेश साकोरे को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, खाली जगह दिया हुआ है, हिज मनी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा हैड डिपोजिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड डिपोजिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका देखिए जो ओसोफेगस दिया हुआ है ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त विकल्पों में ओसोफेगस की यहाँ पे जो है ये देखिए अशुद्ध दिया गया है। ओसोफेगस इस तरह से नहीं बल्कि ESO, ठीक है, PHAG उसके बाद US हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटेन इन। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा भूधर। पहाड़ का पर्यायवाची होता है भूधर। ऑप्शन नंबर डी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकर्मक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अकर्मक। वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन बी कौन यहाँ पे जो दिया गया देख लीजिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है?
मुसीबत आना, आसमान टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बी केवल 2 तथा 3 यहाँ पे जो दिया गया ये सत्य कथन हो जाएगा। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो वह है पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब। यहाँ पे फ्रेंड्स 31.9% अनुसूचित जाति जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जल, डमरू, मध्य और स्थिति जो है उसका दिया गया है और कह रहा है इसमें कि कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका डोबर, जल, डमरू, मध्य, जिसकी स्थिति उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर है, ये सही नहीं है। डोबर, जल, डमरू, मध्य जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डोबर, जल, डमरू, मध्य ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यहाँ पे उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर दिया जो कि गलत है। प्रशांत महासागर नहीं, यहाँ पे अटलांटिक महासागर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है। तो इससे सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट हो जाएगा। नजका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। वह है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ग्रहों का निर्माण युवा सूर्य से जुड़े पदार्थ के एक बादल से हुआ था जो धीरे धीरे घूम रहा था और इस सिद्धांत को इमैनुअल कांट द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इसे समकालिक रेखा कहा जाता है। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को जो है समकालिक रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। सही आंसर इसका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है और इस उद्यान की स्थापना 1981 यानी कि 1981 ईस्वी में करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यह उद्यान हंगुल हिरन या कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है। सही हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग में। ठीक है, भारत के अंदरूनी भाग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के अंदरूनी भाग में मौसमी अंतर सर्वाधिक होता है क्योंकि वे समुद्र तथा पहाड़ों से बहुत दूर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभाग दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित मंत्री दिया गया है। इसको सही मिलान करेंगे तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, देख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय जो है ये मिला था मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, यानी कि एक का एस हो जाएगा। उसके बाद रेलवे एवं परिवहन, तो रेलवे एवं परिवहन जो है ये डॉक्टर जॉन मथाई को मिला था, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था और वित्त मंत्रालय जो है ये आर के शनमुगम शेट्टी को मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई।
तो वह थी 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर अनुच्छेद 19 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो वह हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो यह है राज्य के गवर्नर के पास। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो वह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के इसमें 30 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए एवं प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए इत्यादि विषयों पर रिपोर्ट देना होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ठीक है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? राइट आंसर इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं, जैसे कि भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि दिया गया है और उसका एसआई मात्रक है, इसका मिलान जो करेंगे तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा पदार्थ का जो परिमाण है इसका एसआई मात्रक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है मोल, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ताप का क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। 2 का यानी कि क्यू। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम, यानी कि 3 का हो जाएगा एस और लंबाई का फ्रेंड्स होता है एसआई मात्रक मीटर। तो 4 का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 72 जो दिया गया, देखिए इसमें कह रहा है वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर m का पावर 0 LT का पावर -1। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 0 तथा 1 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है।
अगला जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो इसमें रहता है 9/10 भाग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो कैथोड किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम दूरी जो है 16.6 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कि कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है इसका देखिए सत्य हो जाएगा। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि चीनी या नमक का जलीय विलयन, और 2 में हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 79 जो दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे फोटॉन जो है, देखिए ये अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का है, यह सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? तो ये फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बना। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके जो है ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। और अगले प्रश्न में है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे बायोनिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है फ्रेंड्स देखिए ये एक प्रकार का कीट नहीं है, बाकी खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी एक प्रकार का कीट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरता प्राप्त करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नील हरित शैवाल। ठीक है, एजोला जो है एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त होता है इसको नील हरित शैवाल से मिलाने पर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91 जो दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह हो जाएगा पनीर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को यहाँ पे हो जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो वह है विटामिन D3। विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे खनिज हो जाएगा? ठीक है,
खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक दिया गया था। चलिए अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आंसर टिक कर दे रहे हैं, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 97 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।